हेल हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है। आज हम इसको पढ़ेंगे, प्रकृति, वनस्पति एवं वन्यजीव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिना समय व्यर्थ किए। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ी जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर हैरान हो गई थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंखाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले खिले लाल फूलों का पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि की छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो सलीमा ने क्या देखा कि जो ऊंचाई पर साल और सागवन के घने वन थे और उसकी जो पत्तियां थीं वो नुकीली और पतली थीं। तो ऐसे वृक्ष को हम शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से? वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। वन समझेंगे जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी ऐसे वृक्ष जो उपयुक्त तापमान और जहाँ पर ढेर सारी वर्षा होती है वहाँ पर उगते हैं, ऐसी जगहों के वृक्षों को हम वन कहते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं वह घास स्थल कहलाता है, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों में जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। क्या बताया? कि उन्होंने उपध्रुवी प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृश्य काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्रकृति वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम इसकी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ के प्रवास करने वाले वन जीवों के बारे में जानते हैं। यानी हम समझ चुके थे, इस पूरे पैराग्राफ से हम समझ रहे हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उनका बदलाव का मुख्य कारण जलवायु होता है। जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ की वनस्पति वैसी ही होगी। जैसे कि हिमालय की वनस्पति मध्य भारत की वनस्पतियों से भिन्न होगी और मध्य भारत की वनस्पति हिमालय की वनस्पतियों से भिन्न होगी। तो ये सब जो वनस्पतियाँ होती हैं वो जलवायु के आधार पर विकसित होती हैं। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र में देखेंगे ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता
आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और मोहगनी आदि पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं? जो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय जो पृथ्वी की जो ग्लोब में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि भूमध्य रेखा के जो रेखा होती है उसके ऊपर की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ का मौसम गर्म होता है और यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। जो कि मौसम कभी शुष्क नहीं होता तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो कभी पत्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं गिराते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी हम कहते हैं। ठीक है। और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय यहाँ सूर्य का प्रकाश अंदर आना मुश्किल हो जाता है, यानी ये पेड़ काफ़ी घने होते हैं। आमतौर पर यहाँ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और मोहगनी आदि पाए जाते हैं। तो समझ में आया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब समझते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों के में साल, सागवन, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं? जो मानसूनी वन होते हैं ये जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं और जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देती हैं। तो इन वनों के जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों में आते हैं वो साल, सागवन, नीम और शीशम आते हैं, जो कि किस काम में आते हैं? फर्नीचर बनाने में, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने में। ठीक है। और यहाँ के पाए जाने वाले विभिन्न जानवर कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में के बारे में लिखिए तो आपको बताना पड़ेगा कि यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है और ये कौन से वन होते हैं और इनकी जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों की लकड़ियाँ होती हैं वो किन काम में आती हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों के में स्थित होता है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाया जाता है। ठीक है। ये किनारों पर लगे वृक्ष होते हैं। इसमें मुख्य कौन कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे बाज, चीड़, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, यानी जैसे जैसे हम अक्षांशों की ओर बढ़ते जाएंगे हमें अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चील एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐश, बीज आदि हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फेजिंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण जो पर्णपाती वन होता है वो अक्षांशों की ओर बढ़ने पर मिलते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ के इन
पेड़ों में कौन कौन से हैं, बाज, ऐश, बीज, ठीक है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी, हिरन, भेड़िया आदि यहाँ के आम जानवर हैं। और फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि फीजेंट और मोनाल किस वन में अधिक पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला पढ़ते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होता है कि हम जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपी के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम के किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, हम चित्र में देख सकते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों नाम इसका पड़ा, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जो भूमध्य के आसपास के इलाके हैं, क्षेत्र है, वहाँ ही पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ गया है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। तो आप समझ गए कि जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों कहलाती है, ठीक है, और किन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबूवश यानी सिट्रिक वाले फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों की अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। तो आप समझ गए कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो कृषि योग्य या वन्य जीव कम होता है और प्राकृतिक वनस्पतियों को यहाँ से कृषि करने के लिए हटा दिया गया है। और यहाँ पे सिट्रस यानी नींबू वंश वाले जो फल होते हैं वो अधिक पैदा किए जाते कहाँ, भूमध्य सागरीय वनस्पति में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो वन है और उनकी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो किस प्रकार की होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न जलवायु वाली अलग अलग वनस्पति होती है। तो आई होप आपको ये वनस्पति का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।